चलिए, इस बीच हमारे साथ जो है विनोद आनंद जी हैं, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट वर्ल्ड कूप इकोनॉमिक फोरम के। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी सर आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहली टिप्पणी सर बहुत आपको बहुत आपसे धन्यवाद। जानना चाहेंगे कि आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं। थोड़ा सा जो शेयर बाजार के निवेशक हैं वो थोड़े से निराश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इस बजट की तस्वीर आप कैसे देख रहे हैं? शेयर बाजार के जो दर्शक हैं और जो स्पेशलिस्ट हैं वो निराश होंगे, लेकिन मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि जिस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था खास करके कृषि और सहकारिता के माध्यम से आगे आएगी, जी। उससे उन्हीं को फायदा होगा। पूर्णतः आश्वस्त रहें और ये बजट काफी अच्छा है। मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। जी। जैसे क्या है, ये सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि इस प्रकार का कोई ऐसा बजट आया हो जिसमें 10,000 जरूरत के हिसाब से बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर शुरू किया जाएगा। बिल्कुल। नेचुरल फार्मिंग पे बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है और काफी उसमें इस वैल्यू चेन में काफी कई तरह के लोग हैं। पहली बार ऐसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि 1 करोड़ किसान नहीं इस पे लाभान्वित होंगे, बल्कि एक अलग व्यवस्था बनाई गई है। दाल और खास करके जो ऑयल सीड्स है, जिससे आप देखते हैं कि कई कोऑपरेटिव एक्सचेंजेस बड़े परेशान रहते हैं कि उनको ट्रेड नहीं करने दिया जाता है, वो डेमोक्रेटिक की बातचीत करते हैं। ये पहली बार होगा कि एक कोऑपरेटिव एक्सचेंज की तरफ हम लोग जा रहे हैं और इसमें बहुत सारी जो चीजें हैं जो आत्मनिर्भर भारत के लिए, खास करके मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल के लिए जी। स्टोरेज एंड मार्केटिंग की बहुत जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट किया गया। तीसरा बिंदु जो इसमें आपको मैं बताऊं जी। कि जहां पे कंजप्शन होगा वहीं पे क्लस्टर बनेगा। अर्थात अगर दिल्ली में सब्जी की डिमांड ज्यादा है, मुंबई में ज्यादा है, तो मुंबई के आसपास धान और गेहूं के उत्पादन का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये बिल्कुल। एक छोटी सी बात थी, लेकिन इसके ऊपर, इस सप्लाई चेन के ऊपर कभी उस प्रकार की व्यवस्था बनाई नहीं गई थी। पहली बार। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अभी तक क्या है कि 400 जिलों में डिस्ट्रिक्ट क्रॉप सर्वे अब किया जाएगा। जी। तो ये एक जो ट्रांसपेरेंसी है और नई सहकारिता नीति आनी है, जिससे लगभग आप मिला जुला के देखिए तो 1.52 लाख करोड़ का बजट है ये एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के लिए। अपने आप में यूनिक है ये। बिल्कुल। पूर्वोदय की बात करें, आज तक कभी ऐसा नहीं किया गया कि बिहार के ऊपर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये बजट में इस बात की चर्चा की जा रही है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट है और इसमें यह चर्चा की जा रही है कि किस प्रकार से ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जिससे बाढ़ से राहत मिले। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा ध्यान देने की बात है। जहां 10-12 करोड़ लोग और जिसमें से 3-4 करोड़ लोग प्रति वर्ष माइग्रेट हो रहे हो, आप पता नहीं क्यों आज तक लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। तो इसके लिए तो वित्त मंत्री जी को और मोदी जी को बहुत बहुत शुक्रिया। और पूर्वोदय की तरफ से पूरी जो पूर्वी भारत है, जिसमें इन्होंने बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की चर्चा की है, जी। ओवर ऑल राउंड डेवलपमेंट की बातचीत की है। गया गया जो कि विष्णु भगवान का एक ऐसा क्षेत्र माना जाता था जहां पे विष्णु पद को आप छू ले तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अलग कॉरिडोर बनाया जा रहा है इसके लिए, एक बहुत बड़ी बात है। तो विकास भी और विरासत भी। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये कुल मिला जुला करके, जैसे जो पटना पूर्णिया एक्सप्रेस है, बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा का जो क्षेत्र है, जी। मिला जुला करके इससे जो ग्रामीण व्यवस्था में, ग्रामीण भारत में जो आमूल चूल परिवर्तन आएगा, वो अपने आप में एक नई बात है। एक ऐसा कभी हुआ नहीं। एक्सपोर्ट हब बनाना, सिटीज को ग्रोथ हब बनाना, जी। इरिगेशन, फ्लड मिटिगेशन के लिए चीजों को व्यवस्थित करना, जी। आज तक कभी भी कोऑपरेटिव इकोनॉमिक जोन में वो बनाने की ऐसी अधिसंरचना नहीं की गई। और जी। ये बजट, मैं आश्वस्त करता हूं आपको कि आने वाले वर्षों में एक नया मील का पत्थर होगी, ना ही सिर्फ ग्रामीण भारत क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, 14 करोड़ किसानों के लिए और पूरे वो सारे लोग जो वैल्यू चेन को डेमोक्रेटिक बनाने में लगे हुए हैं, उन जी। सबको इससे काफी स्ट्रेंथ मिलेगी। बिल्कुल, काफ़ी सारी चीज़ें आपने बता दी सर, लेकिन चूंकि आपकी निगाहें और आपकी जो विशेषज्ञता है वो कृषि क्षेत्र पर काफ़ी ज़्यादा रही है और आप उसको काफ़ी नज़दीक से देखते पढ़ते हैं। इस बजट में फोकस वो ग्रामीण इकोनॉमी पर रखा गया है। बजट की शुरुआत से ही देखें तो इस बात का जिक्र किया गया कि कृषि सेक्टर पहली प्राथमिकता रहेगी। आपने 10,000 बायो रिसर्च सिस्टम की बात की। इसके अलावा 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जाएगा, इसके बारे में जिक्र किया गया। कृषि क्षेत्र के लिए और उसके सहायक क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। क्या ये तमाम कदम जो सरकार की तरफ से उठाए गए हैं वो रूरल डिमांड को पिक करने में मदद करेगी? क्योंकि सरकार के लिए, तमाम देश की ग्रोथ के लिए, हम देख रहे, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो या बाकी जो सेक्टर हो, वो लगातार परेशान थे, एफएमसीजी सेक्टर हो, कि रूरल डिमांड जो है वो कमज़ोर हो रही है। क्या इस पहल से हम उम्मीद करें कि रूरल डिमांड में एक बार फिर से रिकवरी आती हुई दिखाई देगी? बहुत जबरदस्त एक रोबस्ट रिकवरी होगी।
देखिए, बजट में नीति के साथ साथ नियत भी देखी जाती है। आप देखें इसमें नियत क्या है। नियत ये है कि आप जैसे देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग अगर होगा तो मैन्युफैक्चरिंग में जो अच्छे इंजीनियर की कमी होगी, एक महीने की सैलरी जो एंट्री पॉइंट पे होंगे, ये यूनिक चीजें पहले कभी देखी नहीं गई। इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? वो जो दिल्ली और बंबई और वैसे कॉरिडोर्स के इस पे काम करते हैं और जो ग्रामीण सुदूर क्षेत्र से आते हैं, वहां के युवकों के ऊपर उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वहां की इकोनॉमी के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग की एक आमूल चूल परिवर्तन की गई है, अच्छी व्यवस्था की गई है, जिससे प्राइवेट सेक्टर काफी बेनिफिट उनको मिलेगा। पहली बार R&D में प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित किया जा रहा है और R&D सेक्टर की तरफ से उनके लिए विशेष राशि भी निर्धारित की जा रही है। अभी तक R&D पब्लिक सेक्टर में ही होता था। तो जो हम मांग कर रहे थे कि किस प्रकार से मान के चलिए कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी एक रिजिलियंट हो, एक रोबस्टनेस हो, उसका आप पूरा पूरा इसमें परिलक्षण देख रहे हैं। जी जो एनर्जी सिक्योरिटी थी, जिससे ग्रामीण भारत में जो सबसे बड़ी समस्या है वो एनर्जी के ऊपर, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, और उसमें जो इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना था, जो नेक्स्ट जनरेशन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने थे, वो पूरा का पूरा इस बजट में परिलक्षित हो रहा है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जी आने वाले वर्षों में आप देखेंगे भी इसका एक दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में इसका बहुत बड़ा बेनिफिट पड़ेगा, खास करके जो बाढ़ से पीड़ित जो लोग हैं, और खास करके वैसे क्षेत्र में जो अभी मैंने आपको कुछ कॉरिडोर्स के बारे में बताए, वहां पे इन सिटी एम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा क्रिएट होगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। लोग माइग्रेट कम होंगे और माइग्रेशन के ऊपर जी जरूरत से ज्यादा बड़ा अच्छा चेक होगा, चेक एंड बैलेंस होगा। और मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो सिटी को ग्रोथ सेंटर माना गया था, उसमें कंजप्शन के हिसाब से जो क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, उसका प्रभाव इन्फ्लेशन के ऊपर और जो नेगेटिविटी जो चीजें पड़ती है इकोनॉमिक्स के ऊपर, जो एक डिमांड और गैप का एक सप्लाई होता है, सप्लाई और जी डिमांड साइड दोनों में एक जबरदस्त परिवर्तन आएगा और इतनी रोबस्टनेस होगी। कॉर्पोरेट जगत को तो काफी सेलिब्रेट करना चाहिए, काफी खुश होना चाहिए ठीक कि एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव के माध्यम से सोशल एंड सॉलिडेरिटी इकोनॉमी बनाने के लिए जी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बजट में यह निर्धारण किया है। ठीक सर, आप बने रहिए सर हमारे साथ। अरुण जी भी लगातार बने हुए हैं और हमारे कुछ एक जो दर्शक हैं वो इतने भावुक हो रहे हैं और लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। एक हमारे दर्शक हैं, कह रहे हैं, हेलो विपुल जी, पलक झपकते ही 10,000 का लॉस हो गया। मैंने मनी 9 पर शेयर देख करके खरीदे थे। सर, एक दिन के मतलब उतार चढ़ाव में अगर आप पैनिक हो जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद निर्मला दी की तरफ से ये कदम जो उठाया गया वो इसी वजह से उठाया गया कि हर रोज़ की बाजार की मूवमेंट पे अगर आप 5,000 का लॉस हो गया, 10,000 का लॉस हो गया, तो फिर बाजार में पैसे मत लगाइए, FD में लगाइए, बाकी या फिर लंबी अवधि का नजरिया रखिए। मैं चाहूँगा इस पर एक टिप्पणी, जो तमाम टिप्पणियाँ आ रही हैं, जो लोग कह रहे हैं बहुत नुकसान हो गया, आपकी टिप्पणी कुछ करना चाहेंगे सर? अरुण सर, चूँकि आप नियमित रूप से चैनल पर आते रहते हैं और तमाम दर्शकों से बातचीत करते रहते हैं, आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे इस तरह की टिप्पणियों पर? नमक नहीं छिड़कना चाहता लोगों के घावों पर, जी लेकिन आप याद कीजिए पिछले सप्ताह 2 बार आपके चैनल पर आया था और लोगों को एक ही चीज कहा था कि बाजार काफी ऊंचे बढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं एक करेक्शन चाहिए। हो सकता है ये बजट एक कारण बने करेक्शन का, लेकिन पैसा कुछ टेबल से उठा लीजिए, बेहतर अवसर आपको मिलेंगे। लेकिन क्या है कि दिल मांगे मोर, दिल मानता नहीं कि हम कुछ पैसा निकाल लें। अब जो 2 या 3 क्षेत्र जिसमें आपके जो निवेशक थे, एक था रेलवे, एक था पावर, एक था डिफेंस। डिफेंस में आज अभी तक कोई ऐसी गिरावट नहीं आई है, पावर भी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन रेलवे एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर में कई मैं कहूं तो धुलाई हुई है। ये धुलाई होने का कारण सिर्फ एक है, क्योंकि रेलवे में जो खर्च होना था इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत, ये फिगर पहले ही कुछ दिन पहले ये अनाउंस हो चुका था। इसके अंदर में कोई नया फिगर बजट में नहीं आया। ऐसा नहीं है कि रेलवे को बजट नहीं दिया गया है, भाई फिगर ये पहले आ गया था, क्योंकि आज अनाउंस नहीं हुआ, लोगों को निराशा हो गई और लोगों ने माल 10% नीचे बेच दिया। विपुल जी, आप और मैं क्या करेंगे? अगर आपको नाम नहीं लिया मैंने मीटिंग में तो आप नाराज हो गए। तो ये जो एक रणनीति निवेशक बनाता है, ये बहुत गलत है। यही निवेशक 2 दिन के बाद वापस शेयर खरीदेंगे और बोले रेलवे अच्छा है। बाजार को एक झटका चाहिए था, रेलवे स्टॉक ने वो एक दे दिया।
इसीलिए मैं वापस कहता हूं, कुछ दिन रुकिए। यही बजट जो सबको लगता है बहुत खराब है, वो कहने लगेंगे कि अच्छा है, शेयर बाजार के लिए भी अच्छा है। एक थप्पड़ खाने से सब सीधे हो जाते। चलिए ठीक है, लेकिन आपने रेलवे का जिक्र किया तो मैं चाहूँगा अपने दर्शकों को जरा दिखा दे रेलवे की स्थिति है क्या इस समय। जरा ग्राफिक्स वो लेकर के आइए चार्ट सबके। आरवीएनएल हम देख रहे हैं कि आज 5.5% नीचे है। इरकॉन के अंदर 7.5% से ज़्यादा की गिरावट है। आईआरएफसी करीब 5.25% नीचे इस समय कामकाज कर रहा है। तो रेलवे शेयरों में फिलहाल के लिए अभी दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ, पैनिक करने की आवश्यकता बाजार के अंदर नहीं। देखिए आप किस तरीके से पहले काफ़ी तेज़ी से नीचे आए, हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी है, लेकिन अभी भी शेयरों में दबाव अच्छा खासा बना हुआ है। रेलवे क्षेत्र के जो शेयर हैं उनके अंदर दबाव आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसा अभी अरुण जी बता रहे थे कि अलग से चूंकि जिक्र नहीं हुआ तो इसको लेकर के जो है यहाँ पर थोड़ा सा जो है दबाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जिस क्षेत्र के बारे में बहुत डिटेल में बातचीत हुई, क्योंकि 3 क्षेत्र का जिक्र अरुण जी ने किया है और मैं आप दोनों ही मेहमानों से उस पर बात करना चाहूँगा। जिस तरीके से भारत के अंदर डिमांड पावर का कंजम्पशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पावर सेक्टर पे जो 2-3 तरह की ऊर्जाएं हैं उन तब पर बातचीत हुई। रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के बात हुई, सोलर एनर्जी को लेकर के बात हुई, थर्मल एनर्जी को लेकर के बात हुई, एटॉमिक एनर्जी को लेकर के बात हुई। ऊर्जा क्षेत्र को लेकर के सर आपका भविष्य आपको क्या दिखाई दे रहा है? पहले मैं विनोद जी के पास जाऊंगा, फिर जरा बाजार के पहलू से समझेंगे अरुण जी से कि वो ऊर्जा क्षेत्र से क्या उम्मीदें लगा रहे हैं। कंजम्पशन लगातार अगर मिडिल क्लास बढ़ता है तो निश्चित रूप से एसी, बाकी चीज़ों की या फिर पावर डिमांड की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे में जिस तेज़ी के साथ तमाम तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं, ऊर्जा क्षेत्र को लेकर के आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्या ये कंजम्पशन, ये जो डिमांड है, ये पूरी हो पाएगी सर? विपुल जी, देखिए, मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूं कि आज के दिन आपने ये प्रश्न इस समय पूछा। देखिए, अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, ऐसे समझाऊं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो बायो इथेनॉल, यानी कि इथेनॉल से और मक्के के से जो इथेनॉल निकाला जाएगा, उस और सीबीजी जो कंप्रेस्ड बायोगैस पे जो इन्वेस्टमेंट है, वो सरकार ने कंपलसरी कर दिया है एविएशन टरबाइन फ्यूल में ब्लेंडिंग के लिए। तो 2027-28 तक मैं अगर दिल्ली से पटना जाता हूं तो 5 टन फ्यूल जलाता हूं एविएशन फ्यूल में। उसमें अगर मैं 5% मिलाता हूं तो आप सोचिए कितना बड़ा रोबस्ट डिमांड होगा और कितनी हमारी डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट के ऊपर कमेगी। इसका ये दूरगामी चीजें, इस पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। सोलर एनर्जी के ऊपर जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है, आज की तारीख में हम क्या कर रहे हैं? हम शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हमारा शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड जो है एनसीडेक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। एनसीडेक्स जो है वापस फिर वो अपना फिल्टर लगाता है। तो जिस प्रकार से एक जो आमूल चूल परिवर्तन करना है, एक जो दूरगामी बातें हैं, जो 5 साल आगे क्या के खतरे क्या होंगे, और जो वैश्विक व्यवस्था, जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, उसको वहां पे एनर्जी को के कंजप्शन को किस प्रकार से समन्वय करें कि ग्रामीण भारत को उसका फायदा हो। अभी तक तो ऐसा होता आया कि अगर हम एनर्जी की बात करें तो उसका पूरा का पूरा फायदा किसको मिले? तो मिडिल ईस्ट को मिलता था। अब ये जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में तो लोग घबरा रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क पे बातचीत हो रही है। अभी मैं आपसे अदीस अबाबा से बात कर रहा हूँ, इथियोपिया से। यहाँ फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बड़ा कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन का चल रहा है। तो देखिए, मूल बात ग्रामीण भारत वो नहीं है। हम 140 करोड़ लोग हैं और 140 करोड़ में हमारे यहाँ 2.5 लाख पंचायत हैं। उन पंचायत के ऊपर जो बदलाव आ रहा है और उस पंचायत सेंट्रिक जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो बजट से परिलक्षित हो रहा है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ना ही सिर्फ जो एनर्जी के आपके जो मानक हैं, जो स्टॉक मार्केट को फ्लक्चुएट करते हैं, रेलवे में ये सप्लाई चेन जो का जो फायदा होगा, ये जो इनोवेशन इसमें जो फायदा होगा, पूरा का पूरा ग्रामीण व्यवस्था को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा। सीबीजी जो कंप्रेस्ड बायोगैस है, देखिए अभी क्या है कि पिछली बार एक इन्वेस्टमेंट हुआ था, मैं आपको बता दूं, 63,000 करोड़ रुपए का। वो सिर्फ पटियाला में हुआ था, जिससे कि इतने पराली पे जो सारी बातचीत होती है, उसको इतना सारा कुछ मैनेज हो जाता है कि लगभग 25,000 गाड़ियां उस कैटालिटिक कन्वर्टर से पूरे वर्ष चल सकती है। ये तो कुछ आंकड़े हैं जो अभी चल रहे हैं, जिसके ऊपर मीडिया शायद बात नहीं करती, देखती नहीं है। तो जो बायोमास है आने वाले समय में, और उससे जो एनर्जी जनरेट हो रहा है, उस और जनरेशन की व्यवस्था है, और उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट जो चाहिए था, वो इस सरकार ने इस बजट में किया है, जिसका एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाले समय में होगा। मैं आपको यह, आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ। विनोद जी, बहुत अच्छा विश्लेषण किया आपने और तमाम चीज़ों के बारे में और ज़्यादा विस्तार से बातचीत की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के महत्वपूर्ण दिन अपना समय। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।